कमीनी भाभी। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, दीदी से मिलने का मन कर रहा है तो बस उनके ससुराल जा रही हूँ। अरे बेटा, लेकिन इतनी सुबह सुबह इस तरह किसी के घर जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। शाम को चली जाना, या रचना को फ़ोन कर देना, वो शाम को घर पर आ जाएगी। क्या मम्मी जी दीदी को परेशान करना, और वैसे भी वो कौन सी पराई है, मेरी अपनी ननद है। उनके घर में तो मैं किसी भी टाइम आ जा सकती हूँ। आशा सुबह सुबह ही अपनी ननद के घर पहुँच जाती है। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ भाई, हाँ सब कुछ ठीक है। मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। तेरे हाथ का चाय नाश्ता करने का मन हो रहा था तो सोचा खाती चलूँ। इसका तो हर तीसरे दिन का है, कभी सुबह आकर टपक जाएगी तो कभी शाम को। इतना भी नहीं पता कि ननद के घर पर इस तरह बार बार नहीं आया जाता। पता नहीं क्या करने आ जाती है। अरे आशा भाभी आप? अरे नंदोई जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। पिछली बार आप आई तो मैं आपसे मिल ही नहीं पाया। बस काम इतना हो जाता है कि घर पर कोई मेहमान आता है तो कभी कभी उससे भी मिलना नहीं होता। अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, वैसे भी मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, काम ज़रूरी है। आशा और जतिन की खुसर खुसर सुनकर जतिन की माँ को बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, वैसे ये बात तो ठीक ही कह रही है, हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाती है यहाँ पर। तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ कहते नहीं क्या बेटा? जब देखो तब अपनी ननद के यहाँ चली आती है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। अरे कोई मुझे कुछ क्यों कहेगा भाई, अपनी ननद के घर ही तो आ रही हूँ। ये सब बातें छोड़िए और आराम से नाश्ता कीजिए भाभी। आज तो मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरा दिन बना दिया रचना। आज तो नाश्ता करने में मज़ा आ जाएगा। आशा वहाँ पर ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ी देर में वहाँ से निकलने लगती है। अरे आप अकेली कहाँ जा रही हो भाभी? अब बस 2 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे आपके घर की तरफ से ही जाना है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है। जतिन अपनी बाइक निकालता है और आशा को घर तक छोड़कर आगे अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन आशा की सास को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह सब क्या है बहू? क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, एक तो सुबह सुबह रचना के ससुराल पहुंच गई, ऊपर से अब नंदोई जी की बाइक पर यहाँ पर आई है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे लेकिन इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है मम्मी जी? नंदोई जी को अपने ऑफिस जाना था तो रास्ते में मुझे छोड़ दिया। अच्छा आप ये सब छोड़िए, मैं जाकर दोपहर का खाना बना लेती हूँ। आशा अपनी सास की इस बात को इग्नोर कर देती है और जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी कुछ दिन बाद, अरे बहू, तूने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया क्या? सामान? कैसा सामान मम्मी जी? अरे बेटा, भूल गई क्या? गोपाल की शादी में जाना है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं कर रहा है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो आप सब लोग चले जाइए, मैं घर पर रुकूंगी। अरे लेकिन तू इस तरह घर पर अकेले कैसे रह पाएगी? अरे आप टेंशन ना लो मम्मी जी, मैं रह लूँगी। अब उसके ससुराल वाले तो शादी में चले जाते हैं और उनकी वहाँ से जाते ही वो पहुँच जाती है अपनी ननद के घर। अरे भाभी, आप सब तो गोपाल भैया की शादी में जा रहे थे ना? लेकिन मेरा ना मन नहीं था और घर पर अकेली बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। सर में ना थोड़ा दर्द सा भी हो रहा है, थोड़ी चाय बना लो ना। ठीक है भाभी, अभी बनाती हूँ। रचना अंदर चाय बनाने जाती है, तभी उसके फ़ोन पर जतिन का फ़ोन आता है। अरे रचना, तुम्हारे फ़ोन पर नंदोई जी का फ़ोन आ रहा है। भाभी मैं चाय बना रही हूँ, आप एक बार उठा लो ना ज़रा। आशा फ़ोन उठाकर जतिन से बात करने लगती है। हेलो नंदोई जी, वो रचना ना चाय बना रही है, इसीलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। अच्छा, रचना को बता देना भाभी कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। ठीक है नंदोई जी, लेकिन आते हुए ना समोसे ज़रूर लेकर आना। चाय के साथ समोसे खाने का मज़ा ही अलग है। ठीक है भाभी। रचना चाय बनाकर लाती है। थोड़ी देर बाद जतिन भी समोसे लेकर घर आ जाता है। अरे आज तो आप बड़े मेहरबान हो गए जो समोसे लेकर आ गए। अरे वो तो आशा भाभी ने फ़ोन पर कहा था घर आते हुए समोसे लेकर आ जाना, तो मैं ले आया। अच्छा, जब मैं कुछ भी लाने को कहती हूँ तो कुछ याद नहीं रहता। भाभी ने समोसे लाने को बोला तो सब याद रह गया। अब रचना के मन में भी कहीं ना कहीं खिचड़ी पकने लगती है। तभी कुछ दिन बाद आशा के पास रचना का फ़ोन आता है। हेलो भाभी, मुझे मार्केट से कुछ सामान खरीद कर लाना है। अगर आपको भी शॉपिंग करनी है तो चलो मेरे साथ, दोनों साथ में चल लेंगे। हाँ, सामान तो मुझे भी लेकर आना है, चलो मैं भी आ ही जाती हूँ। आशा रचना के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और शॉपिंग करते करते उन दोनों को भूख लग जाती है। भाभी मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। अरे नहीं रचना, यहाँ पर मार्केट में कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिलता, और वैसे भी तुम्हें पता है ना यहाँ पर हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते।
घर जाकर ही खा लेंगे, तुम्हारा घर तो पास में ही है, तो पहले वहीं चलते हैं। अच्छा ठीक है भाभी। आशा मार्केट में शॉपिंग करने के बाद रचना के साथ उसकी ससुराल पहुंचती है और रचना उसके लिए खाना बनाकर लाती है। अरे हर रोज तो नंदोई जी 5 बजे तक आ जाते हैं ना, लगता है आज लेट हो गए। इन्हें बड़ी पड़ी है, लेट हो गए। हाँ, वो आज उनको किसी काम से बाहर जाना था तो लेट आएंगे। अच्छा चलो भाई, मेरा खाना पीना तो हो गया, चलती हूँ मैं। आशा खा पी कर वहाँ से निकल जाती है। तभी कुछ दिन बाद सुबह सुबह उसकी सासू माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सदा खुश रहो, सदा तरक्की करो। सरोज जैसे ही कॉल कट करती है वैसे ही आशा पूछती है, किसका जन्मदिन है मम्मी जी? सुबह सुबह किससे बात कर रही थी आप? अरे बहू, आज जतिन बेटा का जन्मदिन है, तो बस उसे ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही थी। चाय नाश्ता बन गया हो तो जल्दी से ले आ बेटा। जी मम्मी जी, बन गया है, बस अभी लेकर आती हूँ। आशा जल्दी से चाय नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी निपटा कर रात का खाना भी शाम को ही बना देती है और तैयार होकर अपनी ननद के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी ननद घर की डेकोरेशन में लगी थी। अरे तुम अकेली क्यों परेशान हो रही हो रचना? लाओ, मैं डेकोरेशन में तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अरे भाभी, आप अचानक यहाँ पर? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। आज सुबह ही पता चला नंदोई जी का जन्मदिन है, तो बस आ गई। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात है। आशा उनके घर में बिन बुलाई मेहमान बन जाती है और वहाँ पर अपने नंदोई के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो जाती है। ये लीजिए नंदोई जी, जल्दी जल्दी मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं खरीद पाई, लेकिन एक शर्ट लेकर आई हूँ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी शर्ट है, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे पास ना ऐसे कलर की कोई शर्ट थी भी नहीं। थैंक यू भाभी। दिन पर दिन भाभी कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ती जा रही हैं। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रचना का खून अंदर ही अंदर खौलने लगता है, क्योंकि अब उसे भी वही लग रहा था जो बाकी सबको लग रहा था कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। तभी कुछ दिन बाद, अरे यार, अचानक से इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई, 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा। आशा, आशा, अरे कहाँ चली गई है? संदीप को रूम में आशा नहीं मिलती तो वो अपनी माँ के कमरे में जाता है। आशा कहाँ पर है माँ? कितनी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, सारे कपड़े अलमारी में रखे और अलमारी की चाबी उसके पास है। कहाँ चली गई वो? अभी तक तो घर पर ही थी बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई, एक बार फ़ोन करके देख ले। संदीप आशा के पास फ़ोन करता है। अरे कहाँ हो तुम? मुझे मीटिंग में जाने के लिए कपड़े चेंज करना है। मैं तो रचना दीदी के घर पर हूँ, लेकिन अलमारी की चाबी बेड के नीचे रखी है, ले लो ना आप। इतना बोलकर आशा फ़ोन काट देती है, लेकिन संदीप को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ले देकर हर दूसरे दिन रचना के ससुराल पहुंच जाती है। पता नहीं वो लोग भी उसके बारे में क्या सोचते होंगे, और रोज़ रोज़ उनके घर पर करने क्या जाती है। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ बेटा, लेकिन मजाल है कि इसे मेरी कोई भी बात समझ में आए। उसकी वजह से किसी दिन रचना और जमाई जी में झगड़ा हो जाएगा। अब डायरेक्टली कोई उसे ये बात नहीं बोल रहा था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, लेकिन इनडायरेक्टली उसे किसी की बात समझ में आ भी नहीं रही थी। कुछ दिन बाद दिवाली का दिन आता है। आशा अपना सारा घर सजाकर, खाना पीना बनाकर, पूजा पाठ करके अच्छे से तैयार होकर अपनी ननद के घर पहुंच जाती है। क्या बात है, अकेले अकेले ही पार्टी चल रही है? हे भगवान, ये आज भी यहाँ पर आ गई। निर्मला जी, दिवाली के दिन तो कम से कम इंसान को अपने घर पर रहना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद परेशान हो चुकी हूँ और अब तो बहू भी परेशान हो चुकी है, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं। मुंह उठाकर हर तीसरे दिन यहाँ आ जाती है और जतिन के साथ खी खी खा खा में लगी रहती है। अरे भाभी आप? अरे हाँ, मैं ही हूँ। तू तो मुझे देखकर ऐसे चौंक रही है जैसे कोई शौक लग गया हो। अरे दिवाली है तो मिठाई देने के लिए आई थी और स्पेशली काजू कतली लेकर आई हूँ। नंदोई जी को बहुत पसंद है ना? बिल्कुल भाभी, एक आप ही हो जो मेरी पसंद का इतना ख्याल रखती हो। हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो हर रोज़ आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे नहीं यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम जितना ख्याल मेरा कोई रख सकता है क्या? खैर ये सब छोड़िए, भाभी आप भी हमारे साथ खाना खाने बैठ जाइए। आशा अब उनके साथ खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन जब संदीप को वो दिवाली वाली रात भी घर पर नहीं दिखती तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इससे तो हद ही पार कर दी। आज मैं खुद ही जाकर इसे लेकर आता हूँ। नाक में दम कर दिया इसने। संदीप आशा को लेने जा रहा था कि तभी वो घर पर आ जाती है। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो आप? कुछ नहीं हुआ,
लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को गई कहाँ पर थी? मुझे पता है रचना के ससुराल ही गई होगी। हाँ, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? सुबह उनके वहां से मिठाई आई थी और हम लोग वापस मिठाई देने गए ही नहीं, तो बस मिठाई देने के लिए गई थी। अब इस बात के आगे तो संदीप क्या ही बोलता है, इसलिए वो बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन दिन पर दिन आशा की आदत और ख़राब हो जाती है। वो अब रोज़ रोज़ रचना के ससुराल पहुंच जाती, जिससे सब परेशान होने लगे। हेलो रचना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस खाना बना रही थी। अच्छा, क्या बना रही हो खाने में? छोले भटूरे बना रही हूँ भाभी। अरे वाह, छोले भटूरे ना मुझे भी बहुत पसंद है। चलो फिर मैं भी खाने के लिए आ जाती हूँ। अरे भाभी, आप आने की क्यों तकलीफ ले रही हो? मैं आपके लिए भिजवा दूंगी। अरे अब तुम्हारे ससुराल से कौन मुझे छोले भटूरे देने के लिए आएगा? और मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ी दूरी पर तो तुम्हारा ससुराल है, आने जाने में कौन सा मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। रचना के बहाने बनाने के बाद भी आशा उसके घर पहुंच जाती है। तभी आशा के पास संदीप का फ़ोन आता है, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट पर था और वो फ़ोन नहीं उठा पाती। तो वो अपनी बहन रचना को फ़ोन लगाता है। हेलो रचना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हारी भाभी आई है क्या वहाँ पर? हाँ भैया, भाभी तो पिछले 1 घंटे से यहीं पर है। और अब तो आप समझ ही जाया करो कि जब भाभी घर पर नहीं होती तो वो मेरे ससुराल में ही होती है। यहाँ पर उनका रोज़ का एक चक्कर तो लग ही जाता है। अच्छा, तुम उसे बोलना कि घर पर आ जाए। आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाना है। ठीक है भैया, बोल दूँगी। रचना आशा को ये सब बताती है तो आशा वहाँ से चली जाती है। वो शाम को संदीप के सभी दोस्तों के लिए खाना बनाकर तैयार करती है। अरे क्या हुआ? आपके दोस्त खाना खाने आने वाले थे ना, आए नहीं क्या? नहीं, उनका प्लान कैंसिल हो गया। कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा, लेकिन वो 2 दिन बाद आएंगे और 2 दिन बाद संडे है तो लंच पर ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब 2 दिन बाद संदीप के सारे दोस्त लंच पर आते हैं। आशा उन्हें बहुत ही अच्छे से खाना पीना खिलाती है, लेकिन उनके घर से जाते ही वो अपनी ननद के घर जाने के लिए निकलने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं रचना दीदी के घर जा रही हूँ। आज उन्होंने स्पेशल बिरयानी बनाई है और मेरा ना बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो सोचा कि खाने के लिए चली जाऊँ। जब खुद तुमने घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया है तो रचना के ससुराल जाकर खाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपने घर में खाना नहीं मिलता है क्या? आज मेरी छुट्टी है, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही रहो। जी। संदीप आशा को रचना के ससुराल जाने नहीं देता। तभी कुछ दिन बाद रचना के सास ससुर की एनिवर्सरी आती है और आशा उनके लिए गिफ्ट लेकर उनके घर पहुंच जाती है। आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे आप दोनों के लिए ये गिफ्ट अच्छा लगा तो मैं ले आई। आई होप आप दोनों को पसंद आएगा। अरे भाभी, जब गिफ्ट आप लेकर आई हो तो पसंद कैसे नहीं आएगा? वैसे आपने मुझे मेरे बर्थडे पर जो शर्ट दी थी ना, वो बहुत अच्छी है। हफ्ते में 2 दिन तो मैं वही शर्ट पहनकर ऑफिस जाता हूँ। आशा का जतिन के साथ इस तरह बोलना हंसना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था और रचना का रिश्ता भी अब धीरे धीरे जतिन के साथ खराब होने लगा था। उसकी सास इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट कर रही थी। इसलिए उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बाद जब आशा घर गई तो रचना की सास ने रचना की माँ के पास फ़ोन कर दिया। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो समधन जी। मैंने दिन में फ़ोन किया था लेकिन आप बाहर गई हुई थी। कोई बात नहीं समधन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ज़रा आप अपनी बहू को समझाइए ना कि रोज़ रोज़ इस तरह किसी के घर में नहीं आया जाता। हम रिश्तेदार समझकर कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आंखों के सामने जो दिख रहा है उसे झुठला भी नहीं सकते। आशा की वजह से कहीं ना कहीं मेरे बहू बेटे के बीच में दरार पड़ रही है, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपनी बहू को ज़रा समझाएं। मेरे बेटे और आपकी बेटी की भलाई इसी में है। ये सब बोलकर निर्मला फ़ोन रख देती है। लेकिन किसी की बहू के बारे में कोई ऐसी बात बोल दे तो उसे कितना गुस्सा आएगा। बस सरोज का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया और संदीप को तो आशा पर पहले ही गुस्सा आ रहा था, तो आज वो जैसे ही घर आई तो सब उस पर बरस पड़े। आज तुम सच सच बता दो, तुम वहाँ क्या करने जाती हो? जतीन से जो तुम्हारा घुलना मिलना चल रहा है ना, सबको अच्छी तरह दिख रहा है। इतना अच्छा ससुराल मिलने के बाद भी तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जानती है कितना सुनाया आज रचना की सास ने मुझे। बेइज्जती की घूंट समझकर पी गई मैं। कितनी बार बोला तुझे कि मत जा उसके ससुराल, लेकिन तुझे तो किसी की बात समझ में नहीं आती। मेरी बेटी का घर उजाड़ने पर लगी हुई है, शर्म कर थोड़ी। ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? भला मैं रचना का घर क्यों उजाड़ूंगी? वो तो अपने आप ही उजड़ जाएगा जब तुम ऐसी हरकतें करोगी। जीजा जी के बर्थडे पर उनके लिए शर्ट लेकर जाती हो, वो कभी तुम्हें बाइक पर घर छोड़ने आते हैं।
तुम्हें हम सब लोग अंधे लगते हैं क्या? क्या? इसका मतलब आप सब लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा था? हे भगवान, क्या क्या सोच रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो इसका मतलब अभी भी हम ही गलत सोच रहे हैं। तो फिर तुम ही बता दो ना, तुम वहां पर क्या करने जाती हो? बोलो, है कोई जवाब? संदीप के ऐसा पूछने पर पहले तो आशा चुप हो जाती है, लेकिन जब सब बार बार उस पर प्रेशर बनाते हैं तो उसे सच बोलना ही पड़ता है। हाँ, जाती हूँ मैं हर दूसरे दिन रचना दीदी के घर, लेकिन मेरा नंदोई जी से कोई अफेयर नहीं है। मुझे रचना दीदी के हाथ का खाना बहुत पसंद था, लेकिन जब से उनकी शादी हुई तब से उनके बनाए हुए खाने को बहुत मिस करती थी। और जब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो उनके हाथ का खाना खाने के लिए मैं उनके ससुराल जाने लगी। ये बात मैं किसी को बताती तो सब हंसते मुझ पर, इसीलिए नहीं बोल रही थी। क्या हैं? हाँ। हे भगवान, तुम इस वजह से वहां पर जा रही थी और इस चक्कर में उन दोनों के बीच में क्लेश भी हो गया। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी तुम वहां पर नहीं जाओगी। और ये खाना खाने का जो भी सीन है ना, उसका कुछ और सॉल्यूशन ढूंढ लो। जब सबके सामने सच्चाई आ जाती है तो सब खूब हंसते हैं, लेकिन अब आशा अपनी ननद के ससुराल जाने का ये सिलसिला यहीं पर रोक देती है। लेकिन जब भी उसकी ननद उसकी पसंद का कुछ बनाती तो उसे ज़रूर देने आती और हर बार उसकी वो हरकत याद कर करके खूब हंसती।